तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्लूजन टॉपिक को, और देखते हैं ये कैसे हमारे डे टू डे रूटीन डेंटिस्ट्री के अंदर अफेक्ट करता है। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि अजीब सा पैटर्न है यहाँ पर टीथ ग्राइंड होने का, इवन एंटीरियर टीथ भी ग्राइंड हो गए हैं। और कई बार आपके पास आप पेशेंट आते होंगे बिल्कुल मसूड़े पे लेवल पे दांत लग चुके हैं, और कई बार उनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं होती। आपके पास ऐसे होंगे कि भाई जो 40s के अंदर पेशेंट आए हैं एंड उनके ऑलमोस्ट जो टीथ हैं वो सारे के सारे वॉर्न आउट हो चुके हैं। या आपने बड़े बड़े क्लास 5 डिफेक्ट्स देखे होंगे, कई बार वो एक ही साइड होते हैं, लेकिन हमें कॉलेज में क्या पता लगा था कि ये जो डिफेक्ट्स हैं ब्रशिंग के कारण होते हैं। लेकिन ब्रशिंग के कारण होंगे तो एक ही तरफ होंगे, लेकिन ये बहुत जब बड़े डिफेक्ट्स होते हैं मल्टीपल टीथ्स पे होते हैं तो उसका एक कारण ऑक्लूजन भी होता है, जिसको हम एब्फैक्शन भी कहते हैं। अब एंटीरियर पे लेटरल इंसाइजर पे एक दांत, इस दांत के ऊपर तो सबसे कम ही वजन होता है। लेटरल इंसाइजर की तो भगवान ने रूट भी छोटी सी दी है क्योंकि यहाँ पे वजन नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ से पोर्सलिन चिप ऑफ हो रहा है, या जिरकोनिया फ्रैक्चर हो रहा है, या पूरे का पूरा पोस्ट एंड कोर और फेर्यूल के साथ क्राउन टूट के आ रहा है। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि दांत फ्रैक्चर हो गया, ना उसमें केरीज थी ना कुछ था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका वन ऑफ द फैक्टर, ये मल्टीफैक्टोरियल चीज है, लेकिन इसमें वन ऑफ द फैक्टर कुड बी डिसबैलेंस इन ऑक्लूजन। और हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर पेन इन टीएमजे के भी लेके पेशेंट आते हैं, और मेरा रवैया तो इन पेशेंट्स के साथ ऐसा रहा है कि भाई ये मैंने अपने क्लिनिक पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये सिर दर्द हो सकते हैं। कई बार ऐसा पेशेंट इतना परेशान भी होता है इस दर्द से लेके कि भाई वो किसी डेंटिस्ट के पास जाता है, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो वो दांत निकालने की पेशेंट कहता है कि दांत ही निकाल दो, वो दांत निकाल देता है। पहले मल्टीपल दांत निकालते चलेगा पेशेंट, दर्द में कोई आराम नहीं आएगा, फिर वो जब सारे दांत निकलवा चुकेगा पोस्टीरियर, फिर वो डेंटिस्ट के किसी और डेंटिस्ट के पास पहुंचेगा। अब उसको डेंटिस्ट सलाह दे देगा कि अब तू दांत लगवा ले, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीएमजे की जो प्रॉब्लम है वो ना डेंटिस्ट को पता है ना पेशेंट को पता है। और कई बार तो पेशेंट इधर उधर धक्के खाता रहता है, और कभी जैसे फिजियोथेरेपी के पास चला जाएगा, कभी एएनटी के पास चला जाएगा, लेकिन उस एक्चुअल रीजन का पता नहीं लग पाता है। तो जो ये ऑक्लूजन की जो बीमारी है वो किसी स्ट्रेस के कारण आती है। स्ट्रेस के कारण मतलब कि जैसे मान लेते हैं आपने एक फिलिंग कर दी या कोई क्राउन लगा दिया, और उसका ऑक्लूजन प्रॉपरली आप नहीं दे पाए, तो उसके ऊपर ऑक्लूजन ओवरलोड हो जाएगा। अब ओवरलोड हो गया, पेशेंट का हाई पॉइंट आ गया, अब या तो पेशेंट आपके पास आ जाएगा या ये सोच सकता है कि मैं ना कि नया नया है इस वजह से लग रहा है, कुछ दिन में एडजस्ट हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि एक नए ऑक्लूजन पे भी बॉडी अडेप्ट हो जाए, ये भी हो सकता है उस ऑक्लूजन प्रेशर के कारण वो दांत ही इंट्रूड इंट्रूड हो जाएगी, अपर और लोअर दोनों इंट्रूड हो गए, तो या प्री मेच्योर कॉन्टेक्ट बन बन जाए। तो ऐसे केसेस के अंदर ऑक्लूजल ओवरलोड होने के बाद फिर फर्दर चल के वो ऑक्लूजल डिजीज भी बन सकती है। ऐसे आर्टिकल भी पढ़े मैंने जहां पर ये लिखा गया था कि एक सिंगल फिलिंग के कारण पेशेंट को टीएमजे प्रॉब्लम रहने लगी, और जो फर्दर इंक्रीज होके माइग्रेन और बैक एक के अंदर भी तब्दील हो गई है। तो इस ऑक्लूजल डिजीज के कुछ साइंस होते हैं। जैसे साइंस क्या होंगे जो आप डे टू डे डेंटिस्ट्री में देख सकते हो, वो क्या हो सकता है कि दांत घिसना हो सकता है। तो और ये दांत घिसना एक एक स्टेज पे रुकने वाला नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। आप आज इस साल मान लेते हैं कि 2025 में ऐसा पेशेंट देखोगे कि जिसके दांत ग्राइंड हो रहे हैं, और 2026 में देखोगे तो हो सकता है 0.5 to 1 mm फर्दर और ग्राइंड हो चुका हो। तो जो ये साइंस है, जैसे ऑक्लूजल डेंटिन के एक्सपोजर के जो साइंस हैं स्पेशली, ये ये है ना सिम्टम से, ऑक्लूजल बीमारी के जो सिम्टम है, टीएमजे प्रॉब्लम के जो सिम्टम है उससे पहले आते हैं। और जब ये पहले जो आते हैं, अब ये सिम्टम्स आपके जो ये साइंस एंड जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज पे दिखेंगे? अब जो ये पूरा ऑक्लूजल है ये हमारे 3 चीजों से बना हुआ है। जैसे हमारे उसके अंदर पहले टीथ आ गए, फिर हमारी मसल्स आ गई, और फिर हमारा टीएमजे आ गया। तो जो भी इन तीनों चीज में सबसे ज्यादा कमजोर चीज होगी उसके अंदर उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि टीथ और उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट है इन तीनों में से, तो क्या होगा? वहां पे आप पीडियल वाइडनिंग देख सकते हो,
मोबिलिटी देख सकते हो दांत की, एट्रीजन, माइग्रेशन, फ्रैक्चर, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। और जब अगर दांत घिसेगा तो क्या होगा, पेशेंट आपके पास क्या लेके आएगा सिम्टम, कि उसको ठंडा गर्म लग रहा है, या किसी दांत पे पेन हो रहा है बाइटिंग पे, कि पल्प एक्सपोजर होने वाला है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मसल्स की वीकनेस हो। अब पहले वाले का सिचुएशन के अंदर तो हम फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन अगर मसल ही वीक है तो क्या हो सकता है कि आप पेशेंट है ना, यहाँ कहीं दर्द बताएगा, मसल में दर्द बताएगा, हो सकता है पेशेंट कुछ टाइम पे ये कहने लग जाए मेरा कुछ दिन से है ना मुंह खुलना कम हो गया, इस तरीके से बताएगा। और सिम्टम कैसे होंगे, हेडेक होगा, ईयर एक होगा। लेकिन अब उसको हेडेक हो रहा है और कान में दर्द हो रहा है, तो ये अब डेंटिस्ट के पास तो आएगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, ईएनटी के पास जाएगा। ईएनटी वाला पहले अपना होगा, फिर वो दोबारा डेंटिस्ट के पास भी भेज सकता है, हो सकता है कुछ फिजियोथेरेपी वाले के पास भेज दे। या फिर वो हमारा जो जॉइंट है वो वीक है सबसे ज्यादा, तो वहां पे क्लिकिंग साउंड आ सकती है, डिस्क रीअरेंजमेंट हो सकता है। और इसका जो पेशेंट आपको क्या सिम्टम बताएगा, कि उसको पेन होता है, बड़ा मुंह खोलने पे पेन होता है, टक टक की आवाज आती है, उस पेन के कारण वो मुंह नहीं खोल पा रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम वो टीएमजे से रिलेटेड बता सकता है आपको। तो अब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं तो कि जो ये एक है ना, इतना स्लो प्रोसेस है ना, हम लोग डेंटिस्ट इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ना पेशेंट कर पाता है। और इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स इसके अनट्रीटेड चले जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज के टाइम के अंदर ऐसे क्लिनिक्स बन गए हैं जहां पर ये स्पेशली इन्हीं को ट्रीट करते हैं, जहाँ पे ऑक्लूजन का काम होता है और टीएमजी से रिलेटेड काम होता है। तो ये एक नई स्पेशलाइजेशन अमंग डेंटिस्ट बन चुकी है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली डेंटिस्ट। और अगर आप इस चीज के अंदर अपना कैरियर परस्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट अपना ऐसे ही कुछ बीमारी लेके आया था, मुझे तो कुछ ज्ञान था नहीं, तो आई रेफर्ड हिम। तो वो जिन डॉक्टर के पास मैंने भेजा, तो उनका उस कुछ दिन के बाद वो मेरे पास वापस आता है पेशेंट, एंड ही सेड कि मेरे अभी तक 16,000 रुपीज लग चुके हैं और कोई आराम नहीं आया। द रीजन बिंग, क्योंकि उसको सीबीसीटी कराना पड़ा दो दो, फिर उसको स्प्लिंट दिया गया, फिर कुछ मेडिसिन दी गई, और अब जो ट्रीटमेंट बताया गया वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए वो भाग के वापस आ गया। तो ये एक काफी पेशेंट इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहता है, एंड नो डाउट वो सोचेगा और उसको वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप आउट ऑफ कंपटीशन जाना चाहते हो तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक ब्रांच हो सकती है। तो जो अब ये इतना सब कुछ मैंने बताया जो ऑक्लूजन से रिलेटेड हो सकता है, और ऑक्लूजन एक है ना बहुत उलझी हुई कड़ी है, और ये कंप्लीटली अंडरस्टूड शायद सबको है भी नहीं। तो मेरा यहाँ पे काम ये है कि जो हमारे डे टू डे डेंटिस्ट्री में जो ऑक्लूजन की जो चीजें आती हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑक्लूजन बहुत बड़ा टॉपिक है, एंडलेस टॉपिक है, इवन सेंट्रिक रिलेशन के ऊपर पूरा दिन बोला जा सकता है। तो हम जो एक डुएबल डेंटिस्ट्री में यूज होने वाली चीजें हैं, बस उनको तक ही सीमित रहने वाले हैं। और क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, और ना ही मैं कोई एकेडमिशियन हूँ, मैं एक नॉर्मल क्लिनिशियन हूँ आप जैसा, जो पढ़ाने में बस थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है। तो इस वजह से अपनी नॉलेज शेयर करने आया है। तो कुछ हो सकता है कुछ बातें अगर मैंने गलत बता दी तो माफ कर देना। तो अगर आपके सामने ये टेबल है और इसकी चार टांगे हैं, अब इस चार टांगे को का जो कारपेंटर का काम है, मान लेते हैं आप कारपेंटर हैं, तो आपका काम क्या है कि इसको चारों टांगे एक साथ फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर टच करनी चाहिए। आसान है। लेकिन मान लेते हैं इसी टेबल की 8 टांगे हो जाए, तो क्या ये काम आसान होगा कि इस चारों की चारों टांगे एक ही साथ फ्लोर को टच करें? और अगर ये 8 की जगह 32 टांगे बन जाए, तो 32 लेग्स को कैसे आप एक साथ टच कराएंगे? तो यही प्रॉब्लम सेम टू सेम हमारी क्या है, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा दांत जो 32 के 32 दांत है वो एक साथ टच करें, इक्वल कॉन्टैक्ट्स आए, कोई भी दांत के ऊपर प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट्स ना हो, कोई किसी पे एक्स्ट्रा फोर्सेस ना हो, और वो प्रॉपरली ग्लाइड करें और प्रॉपरली अपने एंड पे पोजीशन के ऊपर आ जाए। तो ये जो काम करना है ये आसान काम नहीं है, और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं है जब आप फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो। तो ऑक्लूजन को अगर आपने समझना है तो हमें चार चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस, दूसरी है टीएमजे,
थर्ड है मैंडिबुलर मूवमेंट्स, फोर्थ है गाइडेंस, विच गाइडेंस की वजह से जहां पे टीथ अपनी पोजीशन पे जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन की। अब कॉलेज टाइम याद आ गया होगा आपको, जब ये पेपर में 4 मसल्स के बारे में लिखाया जाता था। अब बस रिवाइज कर लेते हैं उनको, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि कोई भूल गया है तो रिवाइज हो जाए ताकि। तो हमारी मेन मसल्स हो सकती हैं और एसेसरी मसल हो सकती हैं। मेन मसल जो मेन मैंडिबल की मूवमेंट में मदद कर रही हैं, जैसे टेम्पोरलिस मजेटर, लेटरल टेरिगॉइड एंड मीडियल टेरिगॉइड। और बहुत सारी एसेसरी मसल है जो कि मैंडिबल से अटैच्ड हैं और उसकी मूवमेंट को मॉडिफाई करती हैं। तो लेकिन हम अपनी बात डिस्कशन सिर्फ मेन मसल्स तक रखेंगे फिलहाल के लिए। तो हमारी जो सारी की सारी मसल है, ये चारों मसल्स हैं, ये सारी की सारी एलिवेट करने में मदद करती हैं। सॉरी। तो ये हमारी सारी की सारी मसल्स मैंडिबल को, मुंह को बंद करने में तो मदद करती हैं, सारी की सारी करती है। लेकिन जो लेटरल टेरिगॉइड है, ये इसका आधी मसल इसको मदद करती है बंद करने में। और इसकी जो आधी मसल है, लेटरल टेरिगॉइड का जो इंफीरियर हेड है, वो मैंडिबल को डिप्रेस करने में यानी मुंह को खोलने के अंदर मदद करता है। और मुंह को खोलने में कुछ एसेसरी मसल्स भी काम करती है, जैसे डाइगेस्ट्रिक, माइलोहाइड, जीनियोहाइड, ये सब मसल भी मदद करती है। तो यानी हमारी चारों मेन मसल्स क्या करती है, बंद तो करने का काम सारे कर रहे हैं, और जो खोलने का उसके अंदर से लेटरल टेरिगॉइड करती है। अगर हम बात करते हैं मेजेटर मसल, मेजेटर मसल कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी। तो ये कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से हो रही है, जाइगोमेटिक आर्च से हो रहा है। और इंसर्ट कहाँ रही है, मैंडिबल के, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल के ऊपर हो रही है। अब जब ये रेस्ट पोजीशन पे क्या होती है, मुंह हल्का सा खुला हुआ है, इस फोटो के अंदर देखो। तो यानी जब हम अगर आप चू नहीं कर रहे तो आपके मुंह में से एक स्पेस रहता है, टीथ आपस में मिले नहीं होते हैं, जिसको हम अपने डेंचर में अगर आपने पढ़ा हो तो वीडीआर भी कहते हैं। तो वहां पर ये एक रिलैक्स है, और जब ये एक्टिवेट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और मुंह बंद किया जाता है। टेम्पोरलिस मसल, ये हमारे टेम्पोरल बोन से स्टार्ट होती है और मैंडिबल के कोरोनाइड प्रोसेस के ऊपर अटैच होती है। इसका काम भी क्या है, मुंह को बंद करना। और जब आप दोनों मसल को अगर जबरदस्ती अपना मुंह बंद करके देखो, तो दोनों मसल्स को आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे मेजेटर को भी कर सकते हो, और यहाँ पर टेम्पोरलिस मसल्स को भी कर सकते हो। तो टेम्पोरलिस मसल भी रिलैक्स पोजीशन के अंदर क्या है, हमारा मुंह हल्का सा खुला हुआ है, यानी टीथ आपस के अंदर नहीं मिल रहे हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी मैंडिबल को एलिवेट करेगी, मुंह बंद करेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के अंदर आ जाएगी। फिर करते हैं, बात करते हैं लेटरल टेरिगॉइड की। अब इसका नाम ही क्या है कि लेटरल टेरिगॉइड है, एक मीडियल टेरिगॉइड है। तो यानी लेटरल टेरिगॉइड से अराइज हो रही होगी, और मीडियल टेरिगॉइड टेरिगॉइड की मीडियल सरफेस से अराइज हो रही होगी। अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, लेटरल टेरिगॉइड दोनों काम करती है, एलिवेट भी करती है, डिप्रेस भी करती है। एलिवेट इसका सुपीरियर हेड करता है, और इंफीरियर हेड इसका डिप्रेस करता है। और अटैच कहाँ होती है, ये हमारी कोंडाइल के ऊपर अटैच होती है ये मसल। आप देख सकते हैं ब्लू, ये कोंडाइल के ऊपर अटैच है। अब मीडियल टेरिगॉइड क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के पीछे से, और पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन से स्टार्ट होती है, और हमारी जो इंटरनल सरफेस, जो मैंडिबल रेमस का इंटरनल सरफेस है, उसकी तरफ अटैच होती है। तो इस तरीके से ये हमारी मीडियल टेरिगॉइड मसल है। अब मीडियल टेरिगॉइड का भी क्या काम है, मुंह को बंद करना, खोलने का काम सिर्फ हमारा लेटरल टेरिगॉइड का है। तो टेरिगॉइड मसल्स कुछ इस तरीके से काम करती हैं, हम एक वीडियो में देखते हैं। तो लेटरल टेरिगॉइड ने मुंह को खोला, मीडियल टेरिगॉइड ने बंद किया। लेटरल टेरिगॉइड ने मुंह को खोला, मीडियल टेरिगॉइड ने इसको बंद कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस हमारा चलता है। बाकी मसल, अगर अब टोटल मसल्स कैसे काम करती हैं कि जब हमारा मैंडिबल मूव करेगा, तो मेजेटर, टेम्पोरलिस, ये सब क्या कर रही है, बंद कर रही है, लेटरल टेरिगॉइड खोल रही है। और
साइड वाइज मूवमेंट के अंदर ये मसल्स की एक्टिविटी से साइड वाइज मूवमेंट भी मैंडिबल की पॉसिबल है। और इसके अंदर ये हमारे जॉइंट है जिसके साथ डिस्क साथ के साथ मूव करती है और अपने फाइनल पोजीशन के अंदर पहुंचती है। तो ये सारी की सारी मसल्स की एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और साथ के साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट हो रही है। अगर एक तरफ का मैंडिबल ओपन हो रहा है तो दूसरी तरफ का भी हो रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारी की सारी बातें अब मसल्स की थी, लेकिन एक लास्ट में हमने देखा कि जॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो ये टीएमजी जॉइंट है ये हमारा मार्वलस जॉइंट है। अब ये क्यों मार्वल, ये बाकी जॉइंट की तरह नहीं है, हालांकि बाकी जॉइंट की तरह ये भी साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन ये एक तो दो है और दोनों कनेक्टेड है। बाकी सारी जगह घुटने भी दो हैं लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं, ये दोनों कनेक्टेड है। साइनोवियल जॉइंट के एक फीचर क्या होता है कि जो उसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, इसके अंदर क्या होता है फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इससे फायदा क्या होता है कि इसके अंदर जो वजन सहने की क्षमता है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरा। कहने की बात यह है कि अगर एक मोटा आदमी है तो मोटा ओवर वेट आदमी है तो उसके घुटने जल्दी जवाब दे जाएंगे, रीजन बिंग क्योंकि वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। लेकिन कहीं पर किसी की बिल्कुल एक्सेसिवली फोर्स वाली मसल है, मेजेटर बहुत बड़ी बड़ी मसल है, बहुत फोर्स डाल रही है, तब भी हो सकता है कि टीएमजे पे प्रॉब्लम ना आए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इस पूरे दांत इसके ऊपर पूरा एक्सेसिव फोर्स ना है। अब जैसे हमारी सारी मसल्स से आप बंद करो तब भी टीएमजे पे फोर्स क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दांतों ने उसको रोक लिया। तो यहाँ पे ऑक्लूजल भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो अगर टीएमजे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं तो हम क्या कह देंगे, उसको टीएमडी बोलते हैं। TMJ are problems with Lojado and Shoemates. A temporary diversion, or TMJ, where your lower jaw just go. We have two temporal mandibular joints, one flank of each beat. Each joint connects your lower jawbone, called a bandit, to the temporal buds of the skull. A soft cushion called a disc sits between the buds. It and a bunch of discs slide forward when you open them. They slide back and forth as we coach them. Muscles are attached to the neck and control it. It's open, open, and closed by each. But unlike many other joints, the TMJ can also slide forward, backward, and side to side. Because of this sliding, आई थिंक वॉइस नहीं आ रही इसके अंदर आप लोगों को, किसने चैट किया है? except the joint could be damaged by medical blocks like a thread somewhere on the joint components in front and weights down. And it includes eating a painful spice to the jaw muscles. मैक्स मेरे ख्याल मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही, तो इस वीडियो के अंदर बस वही जो हमने बात करी है वही दोबारा से बता रहा है कि कैसे हमारा वीडियो हमारा सॉरी मैंडिबल कैसे मूव करता है, कैसे टीएमजे उसके लिए वर्क करता है। और टीएमजे के अंदर दो तीन तरीके की दिक्कत हो सकती है, जैसे डिस्क का हिल जाना, दूसरा जॉइंट्स का घिस जाना, तीसरा भूल गया मैं अभी देखते। तो इस तरीके की सारी दिक्कतों से क्या पेशेंट आपके पास क्या लेके आ सकता है कि उसको पेन होता है चूई करने के अंदर, मुंह खोलने में पेन होता है, उसको क्लिकिंग साउंड आती है, यहाँ पे अकड़न रहती है, कान में दर्द रहता है। टीएमजे का माइग्रेन से भी रिलेटेड रिलेशन पाया गया है कि उसको माइग्रेन रहता है। ये भी देखा गया है टीएमजे से रिलेटेड कि पेशेंट को नींद नहीं आती है। और ये भी कह कि भाई ईयर के अंदर उसको टिंगलिंग साउंड्स भी सुनती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर
टाइप बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर देखी गई है। फिलहाल के लिए ओक्लूजल से ये कनेक्टेड हैं ये चीजें, लेकिन हमारे लिए अभी टीएमजे प्रॉब्लम्स को हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में डिस्कस नहीं कर रहे, वो प्रोबेबली नेक्स्ट किसी वेबिनार के अंदर देखेंगे, और फिलहाल हम ओक्लूजल पे ही इस वेबिनार को सीमित रखेंगे। तो ओक्लूजल से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो मैंडिबल की मूवमेंट है कि ये मैंडिबल कैसे होती है, तो मेरे साथ एक बार जैसे मुंह खोल के देखो, बंद करके ऐसे ऐसे साइड वाइज मूवमेंट, इस तरीके की मूवमेंट करके देखो। अब जो जैसे ये मूवमेंट कर रहा है वैसी वैसी हो सके तो आपने अपने मैंडिबल की वो मूवमेंट करके देखनी है। मैं वीडियो को प्ले करता हूं। सबसे बड़ा पूरा मुंह खोल लिया, तो बेसिकली इस वीडियो से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा मैंडिबल फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए। जब आप इसको बंद करके देखिए और माउथ को आगे लेके आओ ऐसे, तो हमारा टीथ आगे वाले टीथ के ऊपर ग्राइंड होते हैं एंड इट फॉलोज अ कर्व। जब हम साइड टू साइड वाइज बंद करके आप ऐसे ग्राइंड करिए तो पहले वो नीचे जाएंगे, कस स्लोप्स के साथ आपका मूवमेंट होगी और फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। तो इस जो ये आपने देखा इसके अंदर इसको हम एनवलप ऑफ मोशन भी कहते हैं, और इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, कि जैसे मैक्सिमम ओपनिंग, मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, सेंट्रिक रिलेशन, इन सब चीज़ों के अंदर इनकी पॉइंट्स में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। जब हम बिल्कुल लगभग मान लेते 10-12 अपना मुंह खोल रहा हूं मैं ऐसे जरा सा, तो मेरा हिंज पोजीशन के अंदर मेरा जो मैंडिबल है वो जरा सा ही रोटेट होगा अपनी एक्सिस के ऊपर, तो उसको कहेंगे हम रोटेशन। और जब हम मैं बड़ा मुंह खोलूंगा तो वो ऐसे ग्लाइड होके आगे की तरफ आएगा, उसको मैं कहता हूँ ट्रांसलेशन। तो आप ये देखिए वीडियो के अंदर कि जब जरा सा मुंह खुलेगा तो स्टार्टिंग के अंदर रोटेशन होगी, और फिर जब ज्यादा मुंह खुलेगा तो ये आगे आएगा मैंडिबल। तो पहले जरा सा मुंह खोला, उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन, और जब ज्यादा मुंह खुलेंगे तो मैंडिबल आगे आएगा, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। अब आपने सेंट्रिक रिलेशन का नाम तो सुना ही होगा, डेंचर में हम लेते ही थे, बहुत मुश्किल से अलग अलग तरीके से लेते थे। स्टिल याद है कि भाई जीभ तालू पे लगाओ, लेट जाओ, और देर आर मेनी वेज टू टेक सेंट्रिक रिलेशन। फिलहाल अभी ये टॉपिक में हम नहीं जा रहे। तो सेंट्रिक रिलेशन क्या है, जब मैंडिबल अपने नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन क्या है कि पूरा वो कॉन्डाइल और वो टेम्पोरल फोसा के अंदर सीटेड है। सीटेड कहाँ पे है? वो अपने बिल्कुल सबसे पीछे वाली पोस्टीरियर पोजीशन में, सुपीरियर पोजीशन के अंदर, और बिल्कुल मिड पोजीशन में सीटेड है, तो उसको हम सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब जो सेंट्रिक रिलेशन है, ये इसकी डेफिनेशन हर 2 साल बाद चेंज हो जाती है। और इसी जब ये बिल्कुल अपने नॉन सेंट्रिक रिलेशन में होता है, तो जब मैंडिबल हम थोड़ा सा खोलते हैं तो ये रोटेट करता है, जो मैंने अभी बताया रोटेशन कहते हैं उसको, और उसके बाद आगे जाके ट्रांसलेट करता है। तो ये सेंट्रिक रिलेशन ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर जगह टपक जाता है? तो बेसिकली सेंट्रिक रिलेशन एक बेस लाइन हमारा रिलेशन है। जब मान लेते किसी के दांत चले गए सारे के सारे, या कोई ऑक्लूजल स्टॉप्स खो गए हैं, तो अब हमें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये एक बेस लाइन लोकेशन है। यहाँ पर हमारी मसल्स एक न्यूट्रल जोन में है हमारी। जब ये सेंट्रिक रिलेशन के अंदर जब मैंडिबल होगा तो ना वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होंगी,
और ना ही वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर होंगी। और जो भी हमारा अगर खाना एक बार टीथ ने चू कर लिया तो उसको स्वेलो करने के लिए भी मैंडिबल को इस पोजीशन के ऊपर जाना पड़ता है। तो बेसिकली इट्स अ रिपीटेबल पोजीशन, अचीवेबल पोजीशन। और अगर आपको एक ऑक्लूजल दोबारा से बनाना है तो आपको इस पोजीशन पे जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने डेंटिस्ट्री करनी है तो ये रिलेशन तो आपको सीखना पड़ेगा। फिर ये सेंट्रिक ऑक्लूजन क्या होता है? अब सेंट्रिक रिलेशन के वक्त दांत कैसे मिल रहे हैं तो उसको हम सेंट्रिक ऑक्लूजन कह देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक ऑक्लूजन ये दोनों एक ही चीज है या नहीं है? ये अलग है। सेंट्रिक रिलेशन ये मैंडिबल और मैक्सिला का रिलेशन है, और जो ऑक्लूजन हमारे जॉस का रिलेशन है। लेकिन हमारा जो, आप अपने दांत मिला के देखो और उसके बाद मैंडिबल को पीछे ले जाके देखो, मैक्सिमम लोगों का 1 mm के आसपास मैंडिबल पीछे और जा सकता होगा। अगर वो पीछे जा सकता है तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपका जो टीथ मिल रहे हैं वो सेंट्रिक रिलेशन में नहीं मिल रहे हैं। तो यानी आपका सेंट्रिक ऑक्लूजन नहीं है, आपका जो ऑक्लूजन है उसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम इंटरकस्पेशन। सेंट्रिक ऑक्लूजन का जो कंसेप्ट है कब आएगा? जब हमने अब पूरा का पूरा जो ऑक्लूजल प्लेन है वो दोबारा से रीडिफाइन करना। रीडिफाइन हम कब करते हैं? जब फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, डेंचर बना रहे हैं, फुल माउथ इम्प्लांट कर रहे हैं, तो तब हम सारे के सारे जो टीथ अरेंजमेंट करते हैं वो किस पे करते हैं? सेंट्रिक रिलेशन पे। और उसी वक्त जो ऑक्लूजन बना है उसको हम सेंट्रिक ऑक्लूजन बोलते हैं। फिलहाल जो आपके माउथ के अंदर ऑक्लूजन है उसको हम मैक्सिमम इंटरकस्पेशन या MIP बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि किस स्टेज के अंदर हमें सेंट्रिक रिलेशन को यूज करना है और किस स्टेज के अंदर मुझे मैक्सिमम इंटरकस्पेशन को यूज करना है। अगर आपने आपका जो मैक्सिमम इंटरकस सॉरी सेंट्रिक रिलेशन तब यूज करना है जब मान लेते हैं पेशेंट के माउथ में एक भी दांत नहीं है, तब आपके पास सेंट्रिक रिलेशन यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। या मान लेते हैं दांत तो है लेकिन वो हिल रहे हैं, तो जब जब वो हल्के दांत बंद कर रहा है तो किसी और पोजीशन पे कर रहा है, और जब वो टाइट कर रहा है तो किसी और पोजीशन पे कर रहा है। या दांत कुछ आगे के थे, कुछ पीछे के थे, कुछ ऊपर के थे, कुछ नीचे के थे, लेकिन है ना उसका ऑक्लूजन स्टॉप खो गया है, तो हमें सेंट्रिक रिलेशन के अंदर अपने नया ऑक्लूजन देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के केसेस के अंदर सेंट्रिक रिलेशन लेना है। और MIP कब लेना है? जब भगवान ने जो नए जो दांत सेट करके दिए थे अभी वो स्टेबल फॉर्म के अंदर है, रिपीटेबल फॉर्म में है, आप बाइट आराम से ले सकते हैं, तो उसको हम मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में करने हैं। जैसे इस पेशेंट की पिक्चर में आप देख रहे हैं इसके अंदर एंटीरियर टीथ बचे या पोस्टीरियर खो गए हैं, लेकिन एंटीरियर टीथ एक स्टेबल कॉन्टेक्ट हमें दे रहे हैं, तो इस रिलेशन के अंदर हम इसी रिलेशन के ऊपर बाकी पोस्टीरियर टीथ को लगा सकते हैं। तो ऑक्लूजल स्टॉप्स, जब आपके पास प्रॉपर ऑक्लूजल स्टॉप्स होंगे तो तब आपने क्या लेना है? मैक्सिमम इंटरकस्पेशन लेना है। लेकिन अब देखिए जहां पे फर्स्ट पिक्चर के अंदर ऑक्लूजल स्टॉप्स हैं लेकिन दूसरे के अंदर क्या है कि ऑक्लूजल स्टॉप नहीं है, मैंडिबल पूरा अंदर जाया जा रहा है क्योंकि पीछे के दांत चले गए हैं। तो जहां पे ऑक्लूजल स्टॉप मिल रहा है वहां पे MIP पे लेना है, जहां पे ऑक्लूजल स्टॉप नहीं मिल रहा है वहां पर हमने दोबारा से सेंट्रिक रिलेशन के अंदर बनाना है। हम रिम बनाएंगे, हम वीडियो देखेंगे, VDR देखेंगे, और फिर उसके बाद वैक्स वाइट्स को सील करेंगे जैसा हम डेंचर या RPD में करते हैं। तो अब जो वर्टिकल डायमेंशन एंड ऑक्लूजन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में 2 से 4 के आसपास स्पेस होना चाहिए, इसको हम फ्री वे स्पेस भी कहते हैं। और ये हमारे अगर ये नहीं होगा, मान लेते हैं कि आपने दांत एक्स्ट्रा बड़ लंबे बना दिए, तो क्या होगा? दांत हमेशा मिले रहेंगे, उसके ऊपर हमेशा फोर्सेस लगती रहेंगी, मसल हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रहेगी और वो आगे चल के TMJ प्रॉब्लम बन सकती है। तो जहां पे ऑक्लूजल स्टॉप नहीं है वहां पे सेंट्रिक रिलेशन, और जहां पे हमारा ऑक्लूजल स्टॉप्स है वहां पे MIP रिलेशन है। अब ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने सेंट्रिक लेना है या MIP लेना है, जो भी लेना है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या आती है? देखो मैं एक ऐसा डेंटिस्ट हूँ दिल्ली के अंदर जिसके बहुत ज्यादा हाई चार्जेस नहीं है,
हाई चार्जेस नहीं है तो मैं हाई फाई लैब्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं हाई फाई नहीं, मिड रेंज की मानो इल्यूजन मान लो, तो मैं ऐसी लैब्स को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो एक देसी लैब से काम चलाना होता है जिसके अंदर टेक्नीशियन पढ़े लिखे नहीं है, मीजल डिस्टल भी नहीं पता, और मैं खुद ही ऐसी बेकार सी लैब चलाता हूँ। तो उसके अंदर जो मेरे को दिक्कत क्या आती है, जब मल्टीपल टीथ्स को मैंने ब्रिज बनाना है तो मेरे को ऑक्लूजल एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब ये ऑक्लूजल एडजस्टमेंट का आपका टाइम अगर घटाना चाहते हो, एक अच्छा ऑक्लूजन देना चाहते हो, ऐसा नहीं हो कि भाई घिसा घिसा के या तो फ्लैट कर दिए, कहीं से मेटल एक्सपोज हो गया, एक एक डिसेंट वर्क करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें उसको आर्टिकुलेट करना होगा। आर्टिकुलेट करने के लिए हमें उसको बाइट रिकॉर्ड करना होगा। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो एक कास्ट को आर्टिकुलेट करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो दो एंटीरियर, जैसे ये यहाँ पर दो कैनाइन के पास मार्क करे गए हैं और दो मोलर पे करा गया है। तो ये 4 पॉइंट हैं, तो हमें कोई बाइट रिकॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है। कास्ट आपस में ऐसे मिलाएगा लैब वाला और उसको आर्टिकुलेट कर लेगा। लेकिन जहां पर भी अगर आपके 3 कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, यानी एक तरफ के पोस्टीरियर नहीं है या एक तरफ का इंटीरियर नहीं है, तो वहां पे हमें प्रॉपर बाइट रिकॉर्ड लेने की